नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक भारतीय कस्टमर्स का पूरा पेमेंट का डेटा सभी ई कॉमर्स कंपनियों को भारत में ही रखना होगा। अगर पेमेंट की प्रोसेसिंग किसी दूसरे देश में भी पूरी हुई हो तो भी उससे जुड़े सभी डेटा को पेमेंट होने के बाद 24 घंटे के भीतर देश में ई कॉमर्स कंपनियों को लाना होगा। साथ ही आरबीआई की मंजूरी के बाद ही पेमेंट डेटा को विदेश में किसी रेगुलेटर के साथ शेयर किया जा सकता है। आरबीआई ने 6 अप्रैल 2018 के डेटा लोकलाइजेशन से जुड़े सर्कुलर पर पूछे गए सवालों के जवाब में 26 जून 2019 को ये बातें साफ की हैं। तो समझेंगे कि आरबीआई के इस नए साफगोई या फिर इन नए कदमों से ई कॉमर्स कंपनियों पर क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है, क्या उन पर असर पड़ेगा, साथ ही साथ क्या कुछ उन्हें बदलना होगा और इसके चलते देश में जो तमाम बातें सिक्योरिटी को लेकर कही जा रही थी वो कितनी ज़्यादा अब मजबूत हो पाएंगी। हमारे साथ शुभमल भट्टाचार्य जी हैं, विशेषज्ञ हैं साइबर नीति के। बहुत बहुत स्वागत है शुभमल आपका। यतीश राजावत हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आर्थिक मामलों पर कड़ी नज़र रखते हैं। वेद कुमार जैन जी हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से, और साथ ही साथ हमारे साथ होंगे आरबीआई से फॉर्मर एडवाइजर अशोक नाग साहब। लेकिन शुरुआत शुभमल आपसे, आरबीआई का जो मैं कहूँ कि तरीके से आदेश है या उसने साफ कर दिया है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि लंबे अरसे से एक मांग हो रही थी ई कॉमर्स कंपनियों को लेकर, सरकार के पास वो जा रही थी, उन्हें कुछ छूट मिलनी चाहिए, लेकिन शायद अब सभी रास्ते बंद। हाँ बिल्कुल, अगर आप देखते हैं ये आरबीआई की पेमेंट सिस्टम्स के अलावा ये जो ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी है और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ये दोनों भी इस संसद के सत्र में लेके सरकार आ रहे। तो सरकार की दिशा बिल्कुल क्लियर है इस मामले में कि ये डाटा प्रोटेक्शन और बेसिकली डाटा लोकलाइजेशन के मामले में इस देश में डाटा लोकलाइजेशन होना ये बहुत दिन से बात चले। जहाँ तक इसमें ऑब्जेक्शन आते हैं ये अमेरिकन बिग कंपनीज से आ रहे हैं और इसीलिए इनकी सरकार भी इसके साथ दे रहे हैं। और इनकी अभी जैसे सेक्रेटरी माइक पोम्पियो है, ज़रूर इसमें बात हुई इस बारे में, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि ये जो अमेरिकन अप्रोच है माई वे और दी हाईवे, ये यहाँ काम नहीं करेगा और करना नहीं चाहिए। और हमें इनके सामने ये साबित कर देना है कि नहीं होगा। और मैं ये एक प्रेसिडेंस भी देता हूँ कि डिफेंस के मामले में भी जो हमारे लिए जो डिफेंस इक्विपमेंट्स आते हैं और अमेरिका की कुछ फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, यूएस कांग्रेस ने भी इंडिया के लिए छूट दी, सेपरेट एग्रीमेंट्स हुए। सो मेरे ख्याल से ऐसे कुछ नहीं है कि इनके प्रेशर में हम बकल आप करें। हमें क्लियर रहना चाहिए कि डाटा लोकलाइजेशन होना चाहिए और आरबीआई की जो कदम है शुरू से वो अच्छा रहा और हमारे यहाँ डाटा होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ते जाएगा। आपकी आज की डेट में प्राइवेसी के ऊपर इतनी क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये स्टेप अच्छा है और हमें इसके मजबूती से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। यतीश, ये इतना बड़ा मसला क्यों है ई कॉमर्स कंपनियों के लिए? देखिए, ये मसला बड़ा इसलिए हो गया है क्योंकि आप धीरे धीरे आपके जितने भी बाज़ार हैं वो डिजिटाइज हो रहे हैं, आपकी इकॉनमी डिजिटाइज हो रही है। प्रोजेक्शन ये है कि 2025 तक करीब $1 ट्रिलियन डिजिटाइज हो जाएगा। अगर $1 ट्रिलियन डिजिटाइज हो जाएगा और वो ट्रांजैक्शन बेस्ड डिजिटाइजेशन है, मतलब कि उस पर जैसे जीएसटी पे टैक्स आप जानते हैं लगता है, रिसीट पे लगता है, यानी कि एक ट्रांजैक्शन होती है बायर और सेलर के बीच में और उस पर एक टैक्स आ जाता है। उसी तरीके से ये ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शंस हैं। ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शंस भी एक बायर और सेलर के बीच में है। डिफरेंस ये है कि ये प्लेटफॉर्म में बायर हिंदुस्तान में बैठा है और हो सकता है जो सेलर है वो कहीं बाहर बैठा हो, और उस सेलर के बीच में और एक प्लेटफॉर्म है कभी कभी जो मार्केट प्लेस की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट करता है, बट वो मार्केट प्लेस ना हो के वो एक्चुअली उसमें प्रॉफिट भी रिटेन करता है, लेकिन वो रिटेंशन उसकी फिर सिंगापुर में होती है। तो ये जो कन्फ्यूजन ई कॉमर्स की वजह से क्रिएट हुआ है डिजिटल मार्केट में, इसकी वजह से प्रेस नोट 3-2 आया। उसके बाद फिर अब इशू ये आया क्योंकि प्रेशर इन कंपनीज का, और आप जानते हैं कि वॉलमार्ट जैसी कंपनी इन्वॉल्व है, अमेजॉन इन्वॉल्व है, ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी उसमें गिनी जाती है। तो इस पे ये इतनी बड़ी कंपनी है कि ये यूएस गवर्नमेंट को भी प्रेशर में ला सकती हैं, और इसी वजह से यूएस गवर्नमेंट इस इशू पे लगातार तत्पर है कि
हिंदुस्तान अपने कानून बदले जिस तरीके से इन कंपनीज को यहाँ पे कभी भी फ्यूचर में भी टैक्स के दायरे में ना ला सके। लेकिन अब देखिए फंडामेंटली ये एक मतलब टैक्स पॉलिसी का इशू बन गया है, ये एक जुरिस्डिक्शन का इशू बन गया है, ये एक परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट का इशू बन गया है, क्योंकि ट्रांजैक्शन डिटरमाइन करेगा आपकी लोकेशन, ट्रांजैक्शन डिटरमाइन करेगा कि आपकी परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे है, ट्रांजैक्शन ही डिटरमाइन करेगा कि आप टैक्स जुरिस्डिक्शन में आते हैं नहीं। इसीलिए ये बड़ा इशू बन गया। इसीलिए आपने देखा होगा सुरेश प्रभु जी ने कहा कि ये इशू सिर्फ कॉमर्स का इशू नहीं है, इस इशू को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने मतलब मिटी को एड्रेस करना चाहिए, और मेरे हिसाब से इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और सीबीडीटी और सीबीसी भी इन्वॉल्व होने चाहिए, क्योंकि ये डेटा लोकलाइजेशन पॉलिसी सिर्फ प्राइवेसी सिक्योरिटी तक लिमिटेड नहीं है। नाउ इट हैज मोर एलिमेंट विच बिगेस्ट एलिमेंट अब क्या है, टैक्सेशन, सोवरेनिटी, क्योंकि टैक्सेशन से ही डिटरमाइन करते हैं कि आपकी सोवरेन बाउंड्री क्या है। तो मेरे ख्याल से अब ये इशू आरबीआई ने समझा है, और आरबीआई का जो एफएक्यू आया इसको आपको इस नज़र से देखना चाहिए कि देखिए पॉलिसी सरकार बनाएगी, लेकिन जो पेमेंट गेटवेज को जो परमिशन दी जाती है वो आरबीआई देता है। मैं इसी पॉइंट पर आना चाह रहा था, तो आरबीआई को ये क्यों कहना पड़ रहा है, तो ये सरकार की पॉलिसी क्योंकि ई कॉमर्स को लेकर डिले है, अभी कुछ और वक्त लगेगा, सुझाव मांगे गए हैं। तो ऐसे में जो वेद जी, ई कॉमर्स कंपनियों के लिए अगर इस सर्कुलर को या नोटिस को मैं कहूँ आरबीआई का, इसकी महत्ता क्यों बढ़ जाती है, और क्यों आरबीआई को स्पेशली ये कहना पड़ रहा है कि अगर देश का व्यक्ति है और यहाँ पर आप कोई बिजनेस कर रही कॉमर्स कंपनियाँ गेटवे का इस्तेमाल करती हैं, कोई भी फाइनेंस का लेन देन होता है, तो आपको यहाँ पर उसका डाटा सुरक्षित रखना होगा। आपने बड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, और यही बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके लिए रेगुलेशन आरबीआई ने क्यों बनाया। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसका कारण आप देखिए स्पष्ट है बिल्कुल कि पहले क्या था, जो आपकी डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन थी बहुत मिनिमल थी, उसमें देश की कहीं भी इकोनॉमिक सिक्योरिटी के ऊपर कोई इशू नहीं थे। आज की डेट में जो जिस ढंग से ट्रांजैक्शन बढ़ रही हैं, आज की डेट में लगभग $3 बिलियन की ट्रांजैक्शन हो गई हैं, और ऐसी प्रोजेक्शन है कि हमारी जीडीपी का लगभग 20% 2022 तक आ जाएगा। अगर एक देश की इकोनॉमिक डाटा, फाइनेंशियल डाटा एक दूसरे कंट्री के पास स्टोरेज में चला जाएगा, तो उस स्टोरेज में जाने के वजह से जो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी है और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है और उसकी इकोनॉमिक जिसकी फजरी की जा सकती है डाटा की, वो एक चैलेंज है अपने आप में। और क्योंकि इकोनॉमिक इश्यूज और ये जो पेमेंट सिस्टम वाले जो जितने ऑपरेटर्स हैं, ये आरबीआई के रेगुलेशंस में आते हैं, और इकोनॉमिक की ओवरऑल मॉनिटरिंग आरबीआई के पास है, इसीलिए आरबीआई ने अपने इस कानून, इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया, और 6 अप्रैल 2018 को वो नोटिफिकेशन इशू उसी पॉलिसी में किया कि भी जितने भी ये पीएसओज हैं, जितने भी हैं, इन सबको सारा डाटा इंडिया में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है। जैसे देश में होता है ना कि भाई जो आज की देश की सिक्योरिटी में, जैसे आपने टेलीकम्युनिकेशन में देखा कि टेलीकम्युनिकेशन का जो डाटा है, जो उसकी स्टोरेज है, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण है इस कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस के लिए, उतना इकोनॉमिक डिफेंस और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी ज़रूरी है कि मेरा डाटा किसी दूसरे कंट्री में नहीं हो और वो मेरा मिसयूज़ हो जाए और कोई और यूज़ हो जाए डाटा। क्योंकि आज की डेट में फाइनेंशियल डाटा सिर्फ ये नहीं है कि आप उसके देश की कुछ अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए, वो देश के लिए आज की डेट में प्रोन है डेंजर के उसके डाटा को लेके कोई मेरा मिसयूज़ नहीं करते। तो आरबीआई स्टेप इन कि भाई मैं ये आपको डाटा इसलिए करें। और आप देखेंगे जो आरबीआई ने पहले 6 अप्रैल 2018 को नोटिफिकेशन निकाला, उसमें कहा कि डाटा सारा इंडिया में होगा। अब अभी जो क्लैरिफिकेशन इशू किया, जो FAQs किया है, उसमें भी उन्होंने 4 ऑप्शंस बनाए, बहुत क्लैरिटी बनाए हैं कि डाटा सारा इंडिया में होगा। आप प्रोसेसिंग करेंगे तो प्रोसेसिंग बाहर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कंपनियों ने कहा कि हमारी जो ऑपरेशन है वो बाहर है। प्रोसेसिंग करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर वो डाटा इंडिया में आ जाएगा और बाहर से एलिमिनेट हो जाएगा। डिलीट करना आपको किसी की ग्रीवेंस वगैरह एड्रेस करनी है तो रियल टाइम बेसिस पे आप यहाँ से डाटा एक्सेस करके उसको करेंगे, विद द रिजल्ट कि जिस समय इंडिया चाहे उस डाटा को रोक लेगा कि भैया बाहर यूज़ नहीं हो पाएगा और बाहर नहीं जा पाएगा। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में उन्होंने कहा है कि लिमिटेड पर्पज के लिए वो ट्रांजैक्शन आप बाहर से कर सकते हैं। तो ये एक सवाल है इकोनॉमिक सॉवरेनिटी का, इकोनॉमिक सिक्योरिटी का, फाइनेंशियल सॉवरेनिटी का, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का, क्योंकि देश की जो सुरक्षा है
वो लिमिटेड नहीं है बॉर्डर के, देश की सुरक्षा लिमिट और है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई हमारी फाइनेंशियल के ऊपर ऐसा अटैक नहीं कर जाए जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था को असर पड़ जाए, क्योंकि इस डाटा के बेस पे आप कोई भी एनालिसिस निकालते हैं। पहले ये था 2000 से पहले बहुत छोटा डाटा था, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं थी। जैसे अब बढ़ रही है हमारी जीडीपी का लगभग 20% करीब उसमें चला जाएगा, तो किसी भी देश को ये निकालना कि इसकी इकोनॉमी में क्या मैं रिएक्शन कर दूं या क्या एक्शन ले लूं जिससे इसको अफेक्ट हो जाएगा, तो वो किया जा सकता था। तो उसको रोकने के लिए बेसिकली किया गया। और जो कंपनियां जो अफेक्टेड हैं, जैसे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां जो बहुत ऑपरेट करती हैं, उनका जो मेजर इशू है वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का है। और जो लास्ट टाइम आरबीआई से उन्होंने अपील की थी वो यही की थी कि हमें समय दे दीजिए, हम करने का हमारी कॉस्ट बढ़ रही है। ऐसा इशू नहीं आया कि भाई ये नहीं रखेंगे इंडिया में, क्यों रखा जाए। प्रेशर्स आते हैं दूसरे कंट्री के, क्योंकि इसमें एक नेचुरली एक कंट्री का बिजनेस इफेक्ट होता है कि मेरे यहाँ डाटा स्टोरेज हो रहा है तो मुझे इसका बेनिफिट मिलता है। तो हो सकता है इंपॉर्टेंट कंट्री यूएस वगैरह को इफेक्ट लगता है कि मेरे यहाँ होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप ये तो नहीं कहेंगे कि अपने डिफेंस के इक्विपमेंट दूसरे कंट्री में लगा कर रखेंगे। डिफेंस के इक्विपमेंट तो आप अपने कंट्री में ही लगा कर रखेंगे। जिस तरीके से वेद जी कह रहे हैं, अशोक जी, जो रीजंस हैं जिस तरीके से दिखते हैं, और आरबीआई के इस मैं कहूँ कि नोटिस या उसके इस कदम से अब तक दो चीज़ें हैं। एक, जैसा कि यतीश ने कहा कि टैक्स और जो आर्थिक स्वायत्तता है, सेफ्टी सिक्योरिटी की बात हो रही है, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। आपके नज़रिए से कुछ और चीज़ें हैं जो इसमें दिखती हैं, नज़र आती हैं इस कदम से? देखिए, आरबीआई का तो ये पॉलिसी, लोकलाइजेशन पॉलिसी आरबीआई का इशू किया था। अनदर रीजन इज दैट एनी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इंस्पेक्शन आरबीआई वांट्स टू डू, कोई देन कैसे करेगा? वो तो जाएगा तो इधर में, सपोज इधर का बैंक है या फॉरेन बैंक है, फॉरेन पेमेंट वीसा मास्टर कार्ड है, तो इधर में हमें जाने पड़ेगा कैसे किधर से पैसा किधर में गया था। ये आरबीआई का जानने का राइट है, वो कैसे उसको इंस्पेक्ट करेगा। सो इसके लिए वो मांगता है लोकलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। बट दैट इज अनदर इशू दैट you are talking about, people are talking about the sovereignty, data security. एक जिनिस हम लोग का, I think we should understand that technology is such that any kind of localization आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देगा। आप लुकिए आज के अमेरिका, यूएसए चाइनीज फायरवॉल सपोज बी वेरी स्ट्रांग, उसको भी ट्रैक करके बहुत कुछ इंफॉर्मेशन ले लिया। रशिया जो हैकिंग किया था ट्रम्प को जो इलेक्शन के लिए, रशिया में हैकिंग करके बहुत कुछ इंफॉर्मेशन उसको ले सकता है। इंफॉर्मेशन सपोज आज के जरिए आरबीआई सस्ता जे इधर में आपको सब कुछ डाटा इधर में है, बट आप कार्ड स्वाइप किया फॉरेन में, तो कार्ड स्वाइप के लिए ट्रांजेक्शन इधर में आना चाहिए। सो अब मैं मालूम होगा देख कैसे एक इधर में कौन आईपी में एक जाता है। इट इज पॉसिबल फॉर एनी बॉडी इफ एनी काइंड ऑफ एजेंसी टू हैक इट एंड गेट द इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन का प्रोटेक्शन सिक्योरिटी लोकलाइजेशन पर डिपेंड नहीं कर सकता है। लोकलाइजेशन इज नॉट ए सिक्योरिटी, डज नॉट गिव एनी काइंड ऑफ ए एश्योरेंस दैट योर डाटा इज सिक्योर। आप यदि आपका डाटा का सिक्योरिटी करता है, डिपेंड्स ऑन द कैसे आपका डाटाबेस मैनेजमेंट होता है, पॉलिसी क्या है, तो उसका फायरवॉल क्या है, जो भी हो। इफ चाइना इज एज ए कंट्री, एज ए स्टेट, वो हैकिंग करता है वेरियस कंट्री का डाटाबेस की, आप ये खाली लोकलाइजेशन करके नहीं सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या इससे जो फाइनेंशियल तमाम घपले फ्रॉड होते थे उसको रोकने की दिशा में कि बड़ा कदम होगा अगर हम लोकलाइज कर पाएंगे? नहीं, रोकने के लिए ये कदम इज नॉट ए श्योर शॉट दैट ये लोकलाइजेशन होगा तो हम उसको रोक सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों? आप देखिए, अब मुझे एग्जांपल देता है, कॉस्मोस बैंक वाज हैक्ड, 90 crore rupees was taken out from the abroad। वो तो लोकलाइज था। इट्स ए कोऑपरेटिव बैंक, not very highly kind of connected to the may not be much of a NRI accounts also। किया था ना, ATM था, नेटवर्क में था, कर सकता है। तो लोकलाइजेशन इज नॉट काइंड ऑफ इंश्योरेंस दैट इट विल बी हैक्ड। ये आपका ये टेक्नोलॉजी the way it is going, I think we are not aware of the way technology is going। Okay, this is not the way। अशोक साहब, आप जो कह रहे हैं उस पे हमारे दो पैनलिस्ट कुछ कहना चाह रहे हैं। ये यतीश, एक चीज़ है, देखिए, पहली चीज़ है कि हैकर्स को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, हैकर्स को आप रोक नहीं सकते। जैसे आप किसी चोर को चोरी करने से नहीं रोकते, लेकिन अगर चोर पकड़ा जाए तो उसको कानून के तहत आप उसको अरेस्ट करते हैं और उसको आप जेल में ले जाते हैं। वही चीज़ डेटा लोकलाइजेशन पे अप्लाई होती है। जब तक आपके पास डेटा लोकलाइज नहीं होगा तो आपके लॉज अप्लाई नहीं होंगे।
मान लीजिए आपका डेटा सिंगापुर में रखा है और वहां पे हैक हुआ है और किसी इंडियन कंपनी का डेटा रखा है, तो सिंगापुरियन लॉ अप्लाई होगा, उसकी जो पूरा जुडिशियल प्रोसेस है वो सिंगापुर में चलेगा। तो ये इशू हमें टेक्नोलॉजी इशू की तरह से नहीं देखना चाहिए और हैकर्स की या मतलब चोर की हैसियत से नहीं देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि एप्लीकेशन ऑफ लॉ कैसे होगा और आगे फ्यूचर में ये क्यों इम्पोर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि हर चीज़, और इसमें एक चीज़ बड़ी और अहम है, देखिए डेटा अभी तक एक आउटपुट की तरह से देखा गया है, लेकिन डेटा अब एक कोर प्रोडक्ट बन गया है फाइनेंशियल इनोवेशन के लिए। अब जैसे आप देखिए हमारा स्टॉक मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है, इसमें कुछ साल पहले सिंगापुर एक्सचेंज ने हमारा इंडेक्स को रेप्लिकेट कर लिया, मतलब निफ्टी को जो सबसे बड़ी इंडेक्स है जिस पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, उसको रेप्लिकेट कर लिया सिंगापुर में। सारा मार्केट निफ्टी का सिंगापुर मूव कर गया। हिंदुस्तान सरकार कुछ नहीं कर पाई, एनएससी कुछ नहीं कर पाई जिसके पास उस डेटा की ओनरशिप थी, क्योंकि हमारे पास यही क्लैरिटी नहीं थी कि ओनरशिप और ओनरशिप डेटा की का मतलब क्या है। वो मतलब तभी डिटरमाइन होगा जब डेटा प्राइवेसी का लॉ आएगी, डेटा प्रोटेक्शन की लॉ आएगी और डेटा लोकलाइज होगा। नहीं तो इस तरह से डेटा आर्बिट्राज और डेटा पे जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, और देखिए अब सारे प्रोडक्ट्स डेटा ओरिएंटेड होंगे। आप इंश्योरेंस खरीदेंगे कल तो आप मोबीक्विक से खरीदेंगे, आप पेटीएम से खरीदेंगे, वो इंश्योरेंस आपको किस तरह बेचेगा? वो आपको इंश्योरेंस बेचेगा जो आपकी ट्रांजैक्शन हुई है पिछले 2 साल में, आपने क्या खरीदा, क्या बेचा, क्या उम्र है आपकी, आपके साथ कितने लोग हैं, कितने आपके कंजम्पशन वैल्यू क्या है, ये सब बेसिस डिटरमाइन करेंगे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को। तो वो फाइनेंशियल इनोवेशन भी आप अपने देश से बाहर भेज रहे हैं। तो इसलिए आरबीआई ने ये जो एफएक्यू निकाला, इसके मेरे हिसाब से 2 पर्पज हैं। एक, क्लैरिटी फ्रॉम आरबीआई पर्सपेक्टिव, क्योंकि आरबीआई लाइसेंस देता है पेमेंट बैंक्स को, पेमेंट गेटवेज, पेमेंट बैंक्स और वॉलेट्स जो इसके बैकएंड पे हैं, इन सारी ई कॉमर्स कंपनी के बैकएंड पे हैं और ये ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करते हैं, उस पे अब क्लैरिफिकेशन हो गई है। नाग साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए क्या है टैक्स को लेकर, हाँ जी, टैक्स से बचती रही हैं कई सारी ई कॉमर्स कंपनियां, लोकलाइजेशन के बाद उसके जरिए भी एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो पाएगा? नहीं, देखिए मैं उस इशू पे थोड़ा सा बाद में एक बार बताता हूँ। पहले जो इशू है जो आरबीआई का जो है, उसमें हमें एफएक्यू से आइडिया लगाना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या आ रहा है। अगर आप एक क्वेश्चन आंसर का डाटा देखेंगे, क्वेश्चन में आरबीआई ने पूछा कि क्या ये डाटा फॉरेन रेगुलेटर से शेयर कर सकेंगी वो कंपनियाँ, तो आरबीआई ने कहा कि नहीं, फॉरेन डाटा से आप रेगुलेटर से शेयर कर सकते हैं डिपेंडिंग कि क्या इशू है, क्या ओरिजिन हुआ है, विद आरबीआई अप्रूवल, परमिशन। यस, मीनिंग देयर बाय आरबीआई ने क्या कहा कि ये डाटा मेरे देश की एक असेट है, मेरे देश में रहेगा। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि डाटा एक ऐसी चीज़ है जिसकी की फिजिकल असेट नहीं है, इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल फॉर्म है, और इसकी मूवमेंट बड़ी फास्ट हो सकती है, बॉर्डर से किसी को पता नहीं है। जैसे मैं कॉमन लैंग्वेज में कहता हूँ, पानी है, पवन है, पक्षी है, आप इसको रोक नहीं सकते कहीं से निकल जाए, तो आप तो इसके ऊपर कानून कहीं नहीं बनाएंगे। तो डाटा भी एक ऐसा है आज की डेट में, आपने एक यहाँ से मैंने ईमेल का बटन दबाया तो यूएस निकल के पहुँच गया। तो लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ओनरशिप डिक्लेयर करनी है कि ये ओनरशिप किसकी है। तो आरबीआई ने कहा कि ये ओनरशिप इंडिया की है। इंडिया, क्योंकि फाइनेंशियल डाटा आज की डेट में एक बहुत बड़ी असेट है, इंटेंजिबल, ये मेरे देश में रहेगा, सुरक्षा भी है, प्रॉपर्टी भी है, असेट भी है मेरी, और इसके ऊपर मेरी जो रेगुलेशंस है, कानून सारे मेरे ही लगेंगे। एक है। अब रहा आपका सवाल टैक्स के बारे में कि टैक्स के बारे में क्या इशू आएंगे। देखिए आरबीआई ने जो मेरा ऐसा मानना है, जो नोटिफिकेशन निकाला है उसका पर्पज़ है डाटा की सिक्योरिटी का इंडिया में रखने का। जो इश्यूज़ आएंगे कि ट्रांजैक्शन कहाँ हुई है, ये हुई है, आज की डेट में मेरा ऐसा मानना है कि जो इनकम टैक्स में पिछले दिनों में अमेंडमेंट हुई गई है, जिसमें उन्होंने पॉइंट वाली प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पी वर्किंग जो कर दी हैं, और जिसके हिसाब से उन्होंने जो आज की डेट में ओईसीडी की बहुत सारी जो कमेंट्री और डीटीएए के अंदर आती है, तो ये जो ट्रांजैक्शन इंडिया में होती हैं इसकी सारी टैक्सेशन इंडिया में ही आएगी। एक छोटा सा इशू आता था कि प्रोसेसिंग चार्जेज जो ये बाहर डाटा स्टोरेज चार्जेज हैं, अगर डाटा बाहर स्टोरेज होता है उसकी कॉस्ट पड़ती है, तो उसकी वो डिडक्शन क्लेम कर सकती हैं कंपनियां कि साहब मैंने उनकी पेमेंट बाहर करी है। क्योंकि अब ये डाटा स्टोरेज इंडिया में ही होगा तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी उनको खर्चा करने के नाम की। प्रोसेसिंग आरबीआई ने अलाउड कर दी है। तो अगर ये कहेंगी कंपनियां कि साहब मैंने, जैसे एमएक्सओ वाले हैं
या ये वीज़ा वाले हैं, मास्टर कार्ड वाले हैं, जब ये ट्रांजैक्शन करते हैं ये कहेंगे हम प्रोसेसिंग बाहर कराते हैं अपनी उस ट्रांजैक्शन की और 24 घंटे में वो वापस आ जाती है, तो स्टोरेज की कॉस्ट नहीं मिलेगी लेकिन प्रोसेसिंग की कॉस्ट तो अभी भी डिडक्शन मिल जाएगी। तो टैक्सेशन में मेरा मानना ऐसा इशू है कि इंसिडेंटल बेनिफिट आ जाएंगे इससे, लेकिन कोई मेजर बेनिफिट मुझे नहीं लगता कि इसमें टैक्स का इम्प्लीकेशन है। मेजर इम्प्लीकेशन है इसका कि डाटा की सिक्योरिटी, जो फाइनेंशियल एक आज की डेट में डाटा है, वो भी एक देश के लिए डिफेंस का बहुत बड़ा इक्विपमेंट है। ओके विमल, इस नए कदम से अगर डेटा देश का देश में ही रहेगा, ई कॉमर्स कंपनियों के लिए क्या कुछ बदलना होगा उन्हें अपना? क्योंकि इससे पहले बहुत सारे एक्सक्यूज़ हम देखते आए हैं पिछले कुछ वर्षों में। नहीं, अगर देखें इनका एक्सक्यूज़ ऑलरेडी थे। मैं डॉक्टर नाग से थोड़ा सा डिफ़र करता हूँ कि लोकलाइजेशन के लिए कोई फुल प्रूफ सोल्यूशन नहीं है, लेकिन एक पहले कदम है कि डेटा आपके देश में है, आपकी रेगुलेटर के कंट्रोल में है। ये जो कंपनीज है जो ऑब्जेक्शन ला रहे हैं ई कॉमर्स को, वो बता रहे हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी की इश्यूज हो सकती है और इनको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इसीलिए आपकी सर्विसेज में या कंज्यूमर्स की प्रति कॉस्ट बढ़ जाएंगे। ये तो मुझे लगता है कि कुछ ही समय में ये अपने आप आर्बिट्रेज में हो जाएंगे, क्योंकि आप अगर इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ हमारे देश में इतने सारे कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज के साथ इतने सालों से आपकी काम करते जा रहा है, वी आर फॉलोइंग ऑल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड बड़े अच्छे हैं, कितने डाटा रिलेटेड इंसिडेंट्स हुए, तो इनको यहाँ इन्वेस्ट करने में फिजिकल साइबर फिजिकल सिस्टम्स या कुछ में भी इनको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए और हमें इनको इसी तरीक़े से एक प्रेशर में लाके करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ई कॉमर्स कंपनीज को रेस्पेक्ट करना चाहिए कि ये एक देश है जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब उपभोक्ता की जो आपकी सीमा है वो बहुत है। मतलब इतने लोग आएंगे, आज के डेट में आपकी कितनी 30-40% सिटीजन्स अभी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो इनका जो बेनिफिट मिलेगा बिजनेस वाइज है बहुत ज़्यादा है। तो हमें इनको फोर्स करना चाहिए कि दे शुड लिसन टू अस, लिसन टू वट एवर लीगल प्रोसीडिंग्स वी टेक एंड मूव फॉरवर्ड। और मुझे लगता है कि ये जितने लेजिस्लेशंस इस सेशन से निकाल के जाएंगे इनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जैसे मैंने कहा था माई वे और दी हाईवे कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं चलने होते। यदि क्योंकि देश में मैं देखा था कि 62 करोड़ के आसपास इंटरनेट यूज़र, ये संख्या 2019 के आखिरी तक पहुंचेगी और जिस तेज़ी के साथ रफ्तार बढ़ी, आपने कहा कि जो ई कॉमर्स कंपनियों में वित्तीय लेन देन करते हैं उनकी संख्या भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी है, करोड़ों को पार करती हुई दिख रही है। क्या दूसरे देशों में भी इस तरह के कदम उठाए गए हैं? क्योंकि कुछ कंपनियों का दावा है कि दुनिया के ज़्यादातर देश लोकलाइजेशन की तरफ नहीं बढ़े हैं। क्या हम पहले या पहले कुछ चुनिंदा देशों में हैं, और दूसरे देशों से अगर कंपेयर करें तो ये सिस्टम कितना मजबूत है? देखिए, कुछ पॉलिसीज़ पे हिंदुस्तान लीड ले रहा है, और क्योंकि हमने ये इशू ना सिर्फ बायलैटरल डिस्कशन में उठाया बल्कि मल्टीलैटरल डिस्कशन में भी हमने उठाया। ये इशू हमने WTO में उठाया, जिसमें हमने ये क्लियरली कहा है कि ई कॉमर्स पे रेगुलेशंस और पॉलिसी अलग होनी चाहिए और डेटा पॉलिसी और डेटा गवर्नेंस की फ्रीडम कंट्रीज़ को होनी चाहिए अपने आप डिटरमाइन करने के लिए। हमारी जैसे आपको याद होगा कि हम हिंदुस्तान पहला देश था जिसने गूगल टैक्स लगाया। हमने लगाया टैक्स पहले और फिर यूरोप ने उसको फॉलो किया। तो कुछ टेक्नोलॉजी, पॉलिसी और टैक्सेशन के जो कुछ इश्यूज होते हैं उस पर इंडिया लीड दे रहा है, क्योंकि इंडियन मार्केट इससे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ग्लोबली और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव है। इसमें चीन अलग बैठा है, क्योंकि चीन ने इस पर अपना रुख पहले से बना दिया है। चीन बाहरी कंपनीज को अलाउ नहीं करता। उसकी आप अगर टॉप 3 ई कॉमर्स कंपनी देखेंगे तो सारी चीनी है। हिंदुस्तान में अगर आप टॉप 3 ई कॉमर्स कंपनी देखेंगे तो उसमें 2 अमेरिकन है और तीसरी चाइनीज़ है। आप यहाँ पे जितने भी पेमेंट वॉलेट देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि टॉप 4 में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। तो हमने कभी इन्वेस्टमेंट को प्रिवेंट नहीं किया, चीन ने इन्वेस्टमेंट को भी प्रिवेंट किया है और अपनी पॉलिसी को उसने इस तरह से क्रिएट किया है कि वो उन्हीं की कंपनीज और उन्हीं की जुरिस्डिक्शन में रहे। उनकी डेटा पॉलिसी बहुत पुरानी है। मतलब आप ये देखिए कि उन्होंने फोर्स किया एप्पल को कि आप लोकलाइज करें, उन्होंने गूगल को फोर्स किया कि आप सर्च का डेटा ना सिर्फ लोकलाइज करेंगे बट वो तो इस हद तक चलेगा कि आप उसको वाइट वॉश करेंगे। आप चीन में अभी कोई सर्च करें जो चीन के सरकार के खिलाफ हो तो वो गूगल पे नहीं आएगी। ओके।
तो मतलब वो एक तरह से वो एक एक्सट्रीम केस है। देखिए, नीतियों के लिहाज से लीडर की तरफ भारत है इस तरह की। नाग साहब, एक आखिरी क्लोजिंग रिमार्क मैं चाहूँगा आपका, जो तमाम कदम, जो तमाम बातें सामने निकल कर आ रही हैं, मजबूत इसमें क्या देख रहा है और आगे का रास्ता क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा लोकलाइजेशन है। एक है लोकलाइजेशन जो स्टोरेज लोकलाइजेशन, और एक है कि आपका इंटरनेट आपका कंट्री का अंदर से आपका डाटा कोई बाहर में नहीं जाएगा, मतलब इंटरनेट इज ए ओनली लोकलाइज्ड। इंडिया में जो डाटा लोकलाइजेशन होता है स्टोरेज लोकलाइजेशन बोलते हैं। ये नहीं है जो आपका इंटरनेट में जो आप मैसेज पढ़ाता है जो बाहर में ये बाउंड करके अगेन सपोज यू आर सेंडिंग ए मेल टू योर फ्रेंड, इट में द डाटा पैकेट में विजिट एंटायर कंट्री वर्ल्ड में आ सकता है। तो हमारा जो लोकलाइजेशन पॉलिसी दिया है ये स्टोरेज लोकलाइजेशन। नाउ चाइना में सपोज एग्जांपल दिया दैट दे डोंट अलाउ गूगल टू गिव चाइना, नाउ वी आर नॉट अलाउ डूइंग सेम थिंग्स। नाउ अमेजन सपोज अमेजन एज ए पॉलिसी ऑफ रिकमेंडेशन, आप कुछ खरीद करने के गया था, वो बोलेगा आप जे सामान किया था दो ऐसे बात के खरीद किया, दूसरा सामान भी खरीद किया। ये जो रिकमेंडेशन आता है, ये रिकमेंडेशन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक के उसको डाटा के वो इसका अलग पहलू है एनालिसिस करके देता है। नाउ देयर डाटा एनालिसिस विल दे डू इट इंडिया और दे विल डू इट अब्रॉड। ओके, सो ये हम लोग का सिद्धांत है एंटायर अमेजन का जो एनालिसिस का से डाटा करता है वो कि लोकलाइज्ड होगा और ना कि वो कहलाएगा ना। इसमें जो बात हो रही है सिर्फ स्टोरेज को लेकर है कि जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसका डाटा स्टोरेज इंडिया में आपको करना होगा, और साथ ही साथ अगर प्रोसेसिंग बाहर होती है तो उसको भी 24 घंटे के अंदर आपको देश के अंदर उसको लाना होगा। वक्त कम है, लेकिन सर माफी चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देश देशांतर में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।